हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी कम से कम, ठीक है, जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो चलो फिजिक्स का आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें, इसके साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े मतलब लो लेवल के भी करेंगे, थोड़े बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझने से पहले मैं आपको स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन थोड़ी सी समझाऊंगा। शायद आपने कईयों ने वेक्टर पढ़ लिया हो, अगर नहीं पढ़ा तो पहले तो थोड़ा बहुत स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां से स्केलर और वेक्टर की बात बार बार होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले तो स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद मान लो पढ़ते हैं डिस्टेंस और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो जल्दी जल्दी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी जल्दी, साथ साथ लिखते जाना, कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। ठीक है, मान लो ये आपकी क्या है, स्केलर की क्या है डेफिनेशन है कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ लिया है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको फिजिक्स में हम मेजर कर सके, तो इसका मतलब वो वाली क्वांटिटी जो जिसका केवल मैग्नीट्यूड होगा ना, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है सर, वैल्यू। जैसे मान लो 10, 20, 15, 18 ऐसी उसकी क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट नॉट डायरेक्शन, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वो वाली सभी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी सिर्फ वैल्यू होगी, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, उस क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, मान लो स्केलर क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो सर एग्जांपल बताओ क्या होगी। तो चलो एग्जांपल लिखते हैं कि भाई कौन कौन सी आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी जो ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लो स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या है, मतलब ये खत्म नहीं हुई, मतलब ऐसी बड़ी सारी क्या है स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने उनमें से कुछ एग्जांपल आपको लेके बताई। तो सर इसका मतलब इनमें केवल क्या होगी, मतलब इनमें आपकी क्या होगी, मतलब इनकी सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे आप मास लेने जाते हो, मतलब मास लेने मतलब कोई चीज खरीदने जाते हो, 5 किलो चीनी लेने जाते हो, तो फिर 5 किलो मान लो चीनी आप लेने गए, तो आप पूछते हो कि वो किस डायरेक्शन में है, ऐसा तो आप कभी नहीं पूछते। आप कहते हो कि मान लो दुकान पे जाके 5 किलोग्राम चीनी, मान लो दुकानदार को कि 5 किलोग्राम सर चीनी हमें क्या है दे दो। ठीक है, तो 5 किलोग्राम चीनी मतलब 5 किलोग्राम तो उसकी वैल्यू हुई, इसका मतलब उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होती है मास की। तो इसीलिए मान लो क्या है कि भाई ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी की एक खास बात होती है, इसे मान लो जो आप मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में जैसे आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऐसे ही सभी स्केलर क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, multiplied or divided by simple method of algebra।
ठीक है। मान लो क्या है कि भाई इनको, मान लो जो स्केलर क्वांटिटी होती है इनको सिंपल हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल हम प्लस कर सकते हैं, सिंपल हम क्या कर सकते हैं माइनस, जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे ही। जैसे आपको को पूछा जाए कि भाई 5 जूल प्लस क्या होगा 7 जूल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर 5 + 7 12 जूल इसका क्या होगा आंसर होगा। तो जो आपकी मान लो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है उसे ऐसे सिंपल प्लस माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो उसके बाद वेक्टर भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगली डेफिनेशन है वेक्टर क्या होगी आपकी क्वांटिटी होगी, तो जल्दी जल्दी वो डेफिनेशन लिख लो। तो भी सिंपल सी बात है, यहां पर बस थोड़ा सा चेंज करना है। मान लो लिख लो द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction, both magnitude and direction are called vector quantity, ठीक है। तो ये आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी की क्या है डेफिनेशन है कि भाई वो वाली सभी क्वांटिटी जिनमें क्या होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, उसकी कोई ना कोई क्या होगी डायरेक्शन भी होगी, उसे हम क्या कहते हैं वेक्टर क्या कहते हैं क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर क्या क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, मान लो स्टार्टिंग में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसके बाद आपको मैं कहूंगा कि भाई ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है, ये वाली स्केलर है। वैसे तो मैं आपको वेक्टर ही पढ़ाना चाहता था पहले, बट मान लो कि कई कहते हैं कि भाई सर मान लो आपने तो पहला चैप्टर पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहले क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया। वैसे आपको अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन सही तरीके से पढ़ना है पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए वेक्टर क्या पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, मान लो साथ साथ में आपको बताता रहूंगा कि भाई वेक्टर कैसे इसमें क्या होगा इन्वॉल्व होगा। तो चलो जल्दी जल्दी, और कौन सी होती है सर फोर्स हो गई, मान लो आपकी इंपल्स हो गई, आपकी क्या होगी मान लो मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपकी क्या होती हैं वेक्टर क्या होती हैं क्वांटिटी होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, ऐसी बड़ी सारी क्वांटिटी आप पढ़ोगे फिजिक्स में, वो क्या होती हैं वेक्टर क्या होती हैं क्वांटिटीज होती हैं। तो सर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो उन्हें सीधा ऐड भी किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई 5 जूल प्लस 7 जूल इज इक्वल टू 12 जूल हुआ, तो यहां पर मैं लिखता 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन इज इक्वल टू 12 न्यूटन नहीं लिखा जा सकता था। मान लो 12 न्यूटन, शायद इसका आंसर 12 न्यूटन हो, बट जरूरी नहीं कि इसका आंसर क्या हो हमेशा क्या हो 12 न्यूटन ही हो। तो सर आप क्या बोल रहे हो 12 न्यूटन हो, वो उसकी डायरेक्शन पे क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर की, जब आप वेक्टर पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे तो एक्चुअल में हम मान सकते हैं कि शायद इसका आंसर 12 हो, बट जरूरी नहीं है, हर बार इसका आंसर 12 नहीं होगा। इसका आंसर तो हर बार 12 ही होगा, बट इसका आंसर ये जरूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर केस होगा जिस पर इसका आंसर 12 होगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या है 12 नहीं होगा। जब दो वेक्टर सेम होंगे तब इसका आंसर 12 मतलब 12 ही होगा, बट एक्चुअल में जब ये सेम नहीं होंगे तो इनका आंसर क्या है कि भाई 12 न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे फिर तो ये 12 न्यूटन ही आएगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो फिर इसका आंसर कभी भी 12 न्यूटन नहीं आएगा। तो सर बात मेरे को क्लियर हुई। तो वेक्टर जो होता है उसको हमेशा किससे ऐड किया जाता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, उसमें वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जाता। बस सिंपल तीन ही मान लो रूल होते हैं वेक्टर के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वो वेक्टर में पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट और क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसके अभी मैं इस दोनों को ऐड मान लेता हूं कि इन दोनों को डायरेक्टली हम क्या करते हैं ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक साइड में लिख लेना कि भाई जो वेक्टर होते हैं ना, मान लो साइड में यहां पे लिख देता हूं ऊपर में कि भाई वेक्टर कैन नॉट बी, है ना। मान लो ये आपने समझ लिया होगा कि भाई स्केलर और वेक्टर क्या होता है। अब एक लाइन ये भी लिख लेना कि भाई ये जरूरी है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि भाई क्या जरूरी नहीं है कि भाई इनका आंसर मान लो 12 आए, मतलब ये भी नहीं है कि भाई इसका आंसर 12 नहीं आ सकता। एक ही केस है जिसमें इसका आंसर क्या आता है 12, अदरवाइज इसका आंसर कभी भी 12 नहीं आ सकता। तो फिर आप जनरली सोच सकते हो कि इसका आंसर हमें नहीं पता कि सर 12 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख लो लाइन कि जो वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर cannot be added, subtracted or multiplied, ठीक है, multiplied by simple method of algebra,
ठीक है। जो अलजेब्रा के सिंपल मेथड है उनसे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड तो होते नहीं वेक्टर, वैसे सिंपल इनको मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट और क्या है मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब सिंपल जो आप मैथ्स में पढ़ते हो वैसे वेक्टर को ना तो ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं ना क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं ये सब कुछ किस में पढ़ेंगे, वेक्टर में पढ़ेंगे कि भाई वेक्टर कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आएगी होगी, बस आप यहां से ये समझना था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो मेन है वो तो है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो चलो हेडिंग डालो जल्दी जल्दी कि भाई डिस्टेंस क्या है आपका। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन आपकी आ गई, उसे पाथ लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, पाथ लेंथ और क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो कि भाई क्या होगा पाथ लेंथ, क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपकी क्या है डेफिनेशन है पाथ लेंथ और क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है पाथ लेंथ और डिस्टेंस, पढ़ के देखो एक बार। कहता है इट इज द एक्चुअल पाथ, मतलब एक्चुअली जो पाथ कोई ऑब्जेक्ट है ना कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो जो एक्चुअली पाथ जो कवर करेगा उस एक्चुअल पाथ मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसे ही हम क्या कहते हैं पाथ लेंथ और क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर देना। पाथ लेंथ क्या होती है या डिस्टेंस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो एक्चुअली मतलब जैसे क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा, उसे उस एक्चुअल पाथ के मतलब जितना भी उसने पाथ ट्रेवल किया होगा उसे हम क्या कहते हैं डिस्टेंस और क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चलो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई पाथ क्या है, मान लो पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या है। तो चलो एग्जांपल से थोड़ा सा समझा दो। जैसे मान लो कि भाई मैं कहूं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे पहले मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ए से पहले बी तक गया, बी से फिर कहां पे गया सी तक गया, है ना। तो मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, मान लो 4 मीटर, तो यहां से यहां कितना गया 3 मीटर का क्या गया मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपको पूछा जाए कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा जब वे ए से क्या जाएगा सी पर जाएगा, तो सर आपने अभी बताया कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जितना भी उसने क्या किया एक्चुअल पाथ क्या किया ट्रेवल किया, उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो कि भाई ए से बी तक गया, मतलब एक्चुअली कैसे गया, है ना, ए से सी तक एक्चुअली कैसे गया, ए से पहले बी तक गया, तो सर ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी तक गया, फिर उसका डिस्टेंस, दोनों को प्लस करेंगे तो एक्चुअली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना पाथ कवर किया, सर 7 मीटर का पाथ क्या किया होगा कवर किया होगा। ठीक है, तो इसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली जैसे भी वो जाएगा ना, एक्चुअली जैसे भी वो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं डिस्टेंस या क्या कहते हैं पाथ लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो। पहली प्रॉपर्टी होती है कि भाई डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, डिस्टेंस इज क्या होता है स्केलर क्या है आपकी क्वांटिटी है। तो पहली तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा मान लो डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसका डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता होगा तो उसका हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव और क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तो पहली तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पता चल गया सर। तो डिस्टेंस जो होता है वो मान लो मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना तो वो कभी नेगेटिव हो सकता है ना ही कभी क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा फिर आपको बातें क्या होंगी क्लियर होंगी। बट अभी याद रखना है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है सर, इसका मतलब डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
है, मतलब डिस्टेंस एक वैल्यू है, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा, डिस्टेंस जो होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव, उसका क्या आएगा आंसर, ना तो डिस्टेंस कभी जीरो होगा मूविंग ऑब्जेक्ट का, ना ही क्या है कभी क्या है नेगेटिव, उसका क्या होगा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद इसके यूनिट लिख लो, यूनिट आपको याद होने चाहिए। एसआई यूनिट इसके क्या होते हैं, मीटर, तो कई बार सीजीएस यूनिट भी यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। तो डिमेंशनल फॉर्मूला वैसे मैं आपको करा चुका हूं, पर लिख लो कि भाई डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई मीटर एक लेंथ होती है, तो इसका मतलब L1 होगा, तो बाकी सभी जीरो, तो सर MLT लिखते थे, तो ये इसका क्या होगा, डिमेंशनल क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, ये उसके क्या है कुछ इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट है, ठीक है। तो सर मेरे को थोड़ा क्लियर हुआ। अब थोड़ी थोड़ी एग्जांपल जब करोगे, पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट समझाता हूं, फिर एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो सर पता चल गया, इतना तो क्लियर है। तो उसके बाद आगे मतलब डेफिनेशन लिखो कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगली डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। तो सर क्या लिखा है, पढ़ के देखते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल क्या होगा, पोजीशन होगा। मतलब क्या कि सर छोटे से छोटा पाथ जो भी मान लो स्टार्टिंग वाली पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सर एक आपने यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, मतलब द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल क्या होगा, पोजीशन होगा, उसे भी हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। सबसे छोटा पाथ दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पाथ होता है। तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं सर कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या फिर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल क्या होगा, पोजीशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चलो ये भी बात क्लियर हुई। तो चल मान लो कि भाई एग्जांपल से समझते हैं, तो चलो एग्जांपल बनाते हैं। पिछली ही एग्जांपल में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं बड़े ज्यादा केस इसके डिस्कस करूंगा, फिर आपको बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। तो मान लो पहला हमने माना था कि भाई एक बंदा मान लो ए से पहले कहां गया, बी तक गया, बी से कहां गया, सी तक गया। तो मैंने आपको बताया कि भाई इसने इधर 4 मीटर का मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सर मैंने अभी तो आपने पीछे समझाया कि इसका डिस्टेंस क्यों हुआ, तो डिस्टेंस का मतलब तो आपने बताया था कि भाई लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब जैसे जैसे वो गया उसकी लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, मान लो डिस्टेंस कहते हैं। तो सर पहले यहां से यहां गया 4 मीटर, फिर यहां से यहां गया 3 मीटर, तो इसका मतलब टोटल पाथ उसने कितना कवर किया, 4 + 3 7 मीटर का पाथ क्या किया, कवर किया, ठीक है। तो उसके बाद सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आप बता रहे हो कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो सर शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, ए से सी तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो अभी आपने बताया कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो भी सिंपल सी बात है, यहां से यहां जाना है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ क्या हो गया, ये वाला पाथ हो गया। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सर ये तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मान लो पाइथागोरस वाली राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो मेरा आंसर होगा हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपके। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको मान लो कैसे सॉल्व करते थे सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता था, बेस स्क्वायर होता था। तो हाइपोटेन्यूज सर मेरे को कितना दिया, निकालना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर सर मान लो ये दिया आपको 3 का स्क्वायर हो गया ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया।
तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस कितना हो गया 16, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया सर 25 का अंडर रूट हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5 मीटर। तो जो हाइपोटेन्यूज है वही आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सर ये तो पता चल गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 मीटर है। तो देखो छोटे से छोटा पाथ जब आपने ट्रेवल किया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक है। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। तो आप बोल रहे हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बोल रहे हो, तो भाई डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। हाँ मैं बोल रहा हूं कि भाई उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब मान लो कि यहाँ पर अगर मैं सी पॉइंट नहीं लिखता ना, मान लो यहाँ पे सी पॉइंट नहीं लिखता, मान लो ये पाथ जो होता वो आगे तक होता, ठीक है। तो मान लो हमने जाना तो सी तक है, यहाँ तक ही जाना है, बट ये ना होता आगे तक जाना है। तो मान लो मैं कहता कि भाई यहाँ पर है ना, मान लो यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह होती, यहाँ पे क्या होती बिल्डिंग वगैरह होती, अगर बिल्डिंग वगैरह होती तो आपको कहा जाता कि भाई यहाँ से जहां जाना है, तो मान लो आप सीधा 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहां से जहां 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई यहां से यहां तक आप डायरेक्टली 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो आप मान लो सी पोजीशन जिसको मैंने मिटा दी है, मान लो यहां पर, मान लो ये आगे इसके क्या है बिल्डिंग है, मान लो ये सड़क है, एक है सड़क है, एक ये सड़क है, इसके आगे क्या है बिल्डिंग। आपने क्या करना था, मान लो यहां से सीधा यहां पर जाना था, तो सर मेरे को पता कि भाई अगर 5 मीटर में चलो तो 5 मीटर में कहां चल सकता हूं, मैं इधर को भी जा सकता हूं। 5 मीटर मेरे को क्या पता कि कहां पर जाना है, तो 5 मीटर में इधर को भी जा सकता हूं, 5 मीटर में इधर को भी जा सकता हूं ना, 5 मीटर मैं इधर को भी जा सकता हूं, 5 इधर को भी जा सकता हूं, 5 इधर को भी जा सकता हूं। मेरे को पता थोड़ा है कि भाई किस पोजीशन की तरफ मैंने क्या करना है मूव करना है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर 5 मीटर में बोलता तो 5 मीटर आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी इधर भी इधर भी। अगर आप इधर जाते तो आपको कभी भी आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते थे। तो सर मेरा आंसर होना था कि नहीं सर हम तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं सकते थे, 5 मीटर हमें कहां जाना है, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तभी तो हम सी तक पहुंचेंगे। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैंने यहां पर सी पॉइंट नहीं लिखा तो आपको पता नहीं कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, यहां से आपको क्या होगा डायरेक्शन क्लियर होगी। तो आपको वैसे पता होना चाहिए था कि भाई अगर यहां से स्टार्ट कर रहे थे, पता तो है कि भाई 5 मीटर जाना है, बट 5 मीटर कहां किसकी ओर जाना है। मान लो ये आपका क्या था, मान लो पाथ था, पहला पाथ, इससे आपको एंगल पता होना चाहिए ना कि भाई मान लो ये डायरेक्शन कौन सी है, मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ईस्ट, मान लो 45, अगर यहाँ इसके साथ 45 डिग्री एंगल पर आप क्या जाते मूव करते तो आप एग्जैक्टली किस पर पहुंचते, वहां पर क्या करते पहुंचते, ठीक है। 45 डिग्री में एग्जांपल मान रहा हूं कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, अगर आपको एंगल दिया होता आप उसी एंगल पर जाते हैं ना, आप उसी एंगल पर क्या करते मूव करते। तो भी सिंपल सी बात है, अगर उसी एंगल पर मूव करते तो आप एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर पहुंचते जहां पर आप क्या करना चाहते हो, जाना चाहते हो। ठीक है सर, मेरे को क्लियर हुआ। तो एंगल का मतलब आपको डायरेक्शन ही तो दे रही कि भाई अगर आपको कहा जाता 5 मीटर कहां पर जाना है, मान लो क्या है 45 मीटर, ड्यू क्या होगा ईस्ट होगा, मान लो ईस्ट के 45 मान लो डिग्री की ओर 5 मीटर आपने क्या करना है मूव करना है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि भाई जो जब आपको मान लो ये भी दिया हो ये भी दिया हो, फिर आपको क्या होता है क्लियर होता है कि जो आपका ईस्ट डायरेक्शन है उससे आपको 45 डिग्री इधर की ओर मूव करना है, तो फिर आप 5 मीटर मूव करोगे, फिर आप अपने पोजीशन पर पहुंच पाओगे जिसका नाम है सी। अदरवाइज ये अगर आपको ये नहीं दिया होता तो फिर आप कहीं भी जा सकते थे, इधर इधर इधर, तो फिर आपका क्या है वो चीज क्लियर नहीं होनी थी। ठीक है, तो सर मेरे को पता लगा कि भाई एक्चुअल में मान लो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन गिवन होना जरूरी है, कि भाई जब डायरेक्शन भी गिवन हो ना, देखो 5 मीटर गिवन है उसके साथ ये लिखा होता एंगल मैंने माना है कि इसके साथ 45 डिग्री है, मान लो ज्यादा कम हो सकता है वो तो एग्जांपल है, तो अगर मान लो सर 45 डिग्री माना, अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन दी होती फिर मैं यहां से यहां तक आसानी से क्या करता पहुंच जाता। अगर मेरे को केवल ये इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं यहां पर नहीं पहुंच पाना था। तो इसीलिए मान लो इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, जिसमें क्या होता है मान लो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, देखो मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ के साथ क्या है आपकी डायरेक्शन भी है, इसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सर क्लियर हो गई कि एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दूसरा मान लो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि भाई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। चलो उसके बाद कुछ केस करते हैं। ठीक है, तो एक केस अपने दिमाग में ये रखना, उसके बाद मैं आपको अगले केस करवाता हूं। मान लो क्या
कि भाई डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो लिख लो, वैसे मतलब अगर प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में लिखनी है तो लिख लो, नहीं तो अदरवाइज हम केस बाय केस इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला केस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे साथ साथ लिखते जाते हैं ना। केस 1 मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें डिस्टेंस जो आया वो कितना आया सर, 7 मीटर आया, और डिस्प्लेसमेंट जो आई वो कितनी आई, उसकी वैल्यू वो आई आपकी सर 5 क्या आई मीटर आई। मान लो केस 2 पूछता हूं, अब आपको पूछता हूं कि भाई क्या होगा, मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। मान लो मैंने माना कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी की तरफ गया है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी की तरफ गया और बी से दोबारा वापस वो किसकी तरफ आ गया, ए पर वापस आ गया ना, ए पर क्या आ गया, वापस आ गया। मान लो इधर से इधर गया और मान लो दोबारा से इधर को आ गया। मान लो मैं कहता हूं कि भाई ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, मान लो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। तो बताओ मेरे को कि भाई इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ये बताओ, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि भाई डिस्टेंस आपने बताया कि भाई जो भी लेंथ उसने एक्चुअली कवर की होगी उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि भाई इधर से इधर गया, 8 मीटर तो पहले कवर किया होगा, उसके बाद 8 मीटर वापस भी तो आया, तो वे टोटल लेंथ कितनी कवर की, 8 + 8 16 मीटर क्या की कवर की। तो ध्यान से देखो 16 मीटर हो गए। उसके बाद सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सर अभी आपने बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ मतलब फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल क्या होगा, पोजीशन होगा। तो सर इनिशियल पोजीशन तो उसकी यही थी, तो फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो वापस भी तो वही पोजीशन बनी, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सर सेम हो गई। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो क्या होगा, मान लो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बीच तो कोई मतलब डिस्टेंस आया ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि भाई इस केस में एक्चुअली हमने ये डिस्टेंस कवर किया 16 मीटर। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। मतलब वो क्या है आपकी एक्चुअल में कुछ भी कवर नहीं हुई, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलो सर एक केस ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पर डिस्टेंस फिर से 16 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट क्या आई है, मान लो 0। तो इसको भी इधर लिखते हैं दूसरे केस को, फिर उसके बाद तीसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लो ये केस नंबर क्या हो गया 2, जिसमें आपका डिस्टेंस कितना आया सर, 16 मीटर आया ना, डिस्टेंस 16 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 0 आपकी क्या आई, आपके डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है। तो 0 आपकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपका आ गया 16 मीटर। तो तीसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लो केस नंबर 3, और 3 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो फिर आप चेक करना कि कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। मान लो ए, ये आपका क्या है बी। तो सर मान लो कि ये आपका एक्चुअल में ए तो जो है यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है। सर आपने बताया था कि भाई हर एक चीज को हम हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ए एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। मान लो ये यहाँ पर ए के पास बैठकर, मान लो ए के साथ ही बैठकर उसको ऑब्जर्व करना क्या करता है, शुरू करता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई ए से बी तक जब गया होगा तो मैंने माना कि भाई ए से बी तक की दूरी जो है वो कितनी है, 8 मीटर की क्या है, डिस्टेंस है। और मान लो कि भाई दोबारा से ऑब्जेक्ट वापस आया और वापस आगे ए से आगे चला गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इधर की ओर, उसने 10 मीटर का डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो सर ए मान लो क्या है, मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां से ए पहले इधर को गया 8 मीटर, फिर इधर को गया 10 मीटर। तो आपको बताना है कि भाई इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो चलो आपने सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा। तो सर मेरे को पता है कि आपने बताया कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो सर एक्चुअली मतलब कैसे गया हो, एक्चुअली पाथ उसने क्या कवर किया, पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर इधर से इधर गया, फिर उसने कौन सा पाथ कवर किया, ये वाला। तो इसका इधर गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, 18 मीटर का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई द लेंथ ऑफ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो एक्चुअली में मतलब ये वाली जो पोजीशन मैं बना रहा हूं, मैं इसके साथ ही बना रहा हूं ना। मान लो ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूं कि वो इसी पाथ से इधर को गया, फिर इसी पाथ से वापस कितना गया, मान लो यहां तक गया, मान लो यहां तक आया ना, मान लो ये वो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पर पहुंचा जिसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का क्या है, डिस्टेंस है ना। एक्चुअली पहले इधर से
इधर गया, फिर वापस क्या किया, मान लो 10 मीटर उसी पाथ से इधर की ओर क्या किया, मूव किया। तो सर मेरे को पता है कि भाई डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो सर मेरे को पता है कि भाई इनिशियल पोजीशन तो ये थी, फाइनल पोजीशन तो ये है, तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ये होगी तो मैं आपको पूछूं कि भाई कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब ध्यान से बात सुनना कि भाई क्या, मान लो मुझे पता है सर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी सर, डायरेक्शन भी तो होगी। तो इसका मतलब जब ये 8 मीटर गया होगा उसके साथ उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो मुझे पता है कि भाई सर इधर को कोई डायरेक्शन होगी, तो मैं आपको बोलूं कि जो इधर को आपकी डायरेक्शन होगी, तो जो इधर को आपकी डायरेक्शन होगी, देखो डायरेक्शन चेंज हुई, पहले इधर को जा रहा था, अब इधर को जा रहा है। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर एक डायरेक्शन मान लो मैं पॉजिटिव मानूंगा ना, एक डायरेक्शन कोई भी मान लो ईस्ट, जैसे आप मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते थे, आप इधर को क्या मानते थे, ये ओरिजिन होता था, इधर को आप क्या कहते थे, प्लस एक्स एक्सिस कहते थे, इधर को माइनस एक्स एक्सिस नहीं कहते थे। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं इधर को जाता हूं राइट साइड में, उसको मैं प्लस में लेता हूं, जब मैं ओरिजिन के इधर की ओर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लेफ्ट साइड में जाता हूं, उसे मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं। तो सर यहां भी तो यही पॉसिबल होगा कि भाई वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है कि भाई वेक्टर इधर को कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, मान लो इधर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसके उल्टा डायरेक्शन जो होगी वो क्या होती है, नेगेटिव, है ना। या अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो सिंपल सी बात है ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव ही तो होगी, उसकी उल्टी क्या होगी, नेगेटिव। तो सर इसमें डिस्प्लेसमेंट में तो दोनों होता है, मान लो डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो इसका मतलब ये वाला जो उसने डिस्प्लेसमेंट की होगी ना, ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट की होगी उसने +8 की होगी, और मान लो बी से ए यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट की होगी एक्चुअल में उसने कितनी की होगी, -8 10 की होगी। तो ये बात तो आपको क्लियर हो रही है। तो सर मेरे को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट अगर निकालो +8 और -10 कितनी होगी, -2। एक्चुअल में आप सीधा यहां से जहां भी जाते तो मेरे को पता है सर इधर वाला मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लेता हूं, पॉजिटिव, इधर वाली डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, और इसके उधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। सर कहां से समझ आ रहा है ये वाला, तो देखो इधर का डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। एक्चुअल में यहां पर भी वही मान लो तरीका लगा रहे हैं ना, वेक्टर की एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्या होगी, नेगेटिव। तो ओरिजिन के इधर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली, इधर वाली क्या ली, नेगेटिव। तो भी सिंपल सी बात है, अगर 8 इधर गया 8 वापस आ गया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना गया, टोटल तो 10 गया, तो एक्स्ट्रा 2 ही तो गया, तो 2 की डायरेक्शन की तरह सर नेगेटिव डायरेक्शन। तो भी सिंपल सी बात है, माइनस क्या हो गया, 2 हो गई। ठीक है, तो ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जो आई वो -2 मीटर के क्या आई, बराबर आई। तो भी तीसरा केस भी यहाँ पर लिखो कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, डिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या आई इस केस में सर, 18 मीटर आई, है ना, 18 मीटर आपका डिस्टेंस आया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, तो डिस्प्लेसमेंट सर मेरी इस केस में आई माइनस क्या आई, 2 मीटर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। याद रखना है कि अगर वेक्टर में एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन है, तो एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी नेगेटिव ही होगी। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई क्या होता है, तो उसकी वजह से देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, माइनस क्या आई, 2 आई। तो फिर इसका मतलब सर मेरे को तीसरा केस भी समझ आ गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, -2 आई। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो सर और भी कोई केस करना है, हाँ एक केस और करना है, फिर आपको बात पूरी तरह क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो केस नंबर 4 क्या है, मान लो मैं कहूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ए से बी की तरफ गया, मान लो वहां से जहां तक का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो सिर्फ ए से बी की तरफ ही गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर ए से बी की तरफ गया तो सिंपल सी बात है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो यहां से यहां तक का जो भी पाथ कवर किया होगा एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ सर यही कवर किया है, 8 मीटर होगा। तो मैं आपके पूछूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आपका आंसर होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब सर क्या होता है, मान लो क्या है, मान लो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा पाथ। तो आपने ये यहाँ पर लिखा भी तो है, सबसे छोटा पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक का छोटा पाथ क्या होगा, यही होगा जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आया होगा, 8 मीटर क्या आया होगा, आंसर आया होगा। तो ध्यान से देखो, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर है। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन मान लो कोई मोशन करोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन करोगे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में
में एक ही डायरेक्शन का ना, देखो इधर ही पॉजिटिव डायरेक्शन, मान लो यहाँ पर ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ, इसकी तरफ ही मान लो पॉजिटिव, इधर राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो अभी आपने बताया कि इसके इधर वाली तरफ राइट डायरेक्शन में इसको हम पॉजिटिव लेंगे वेक्टर को, तो इसके दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो मेरे को बात क्लियर हुई, डिस्प्लेसमेंट इधर क्या होगी सर, +60 ही होगी, क्योंकि मुझे पता है इनिशियल और फाइनल के बीच कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर का, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी है, उसके बाद डिस्टेंस भी कितना है, 8 मीटर। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हुई होगी कि जब भी कभी स्ट्रेट लाइन पाथ हो और मान लो एक ही डायरेक्शन में ना, मान लो डायरेक्शन पॉजिटिव हो, जब हम ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में मान लो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो सर केस नंबर 4 अगर यहाँ पे लिखे तो यहां से क्या समझ आ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आया सर आपका, 8 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, मान लो 8 ही क्या आई आपके मीटर आई। ठीक है, तो ये आपका क्या है 4 केस। तो सर ये 4 केस आपने लिखे, इससे क्या समझाना है आपने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां से बहुत कुछ क्या आ रहा है, समझ आ रहा है कि भाई मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो डिस्टेंस हमेशा क्या आया, पॉजिटिव है, कहीं पे 0 दिखाई दिया या कहीं पे आपको नेगेटिव वैल्यू दिखाई दी, नहीं दिखाई दी सर। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि भाई डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव। तो सर मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 3 ही चीजें हो सकती है, या कोई नेगेटिव हो, या कोई 0 हो, या क्या हो सकता है, मान लो पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सर नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों क्या हो सकती हैं, मान लो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बात यहां से सीखनी थी एक, तो चलो लिख लो इसकी प्रॉपर्टी। तो डिस्प्लेसमेंट का एक डेफिनेशन आ गई, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट सर हमें पता चल गया कि भाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो ये डेफिनेशन भी जल्दी जल्दी लिख लो, मान लो एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरा मान लो डिस्प्लेसमेंट जेडी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगी वो क्या होगी, इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होगी, 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये भी क्लियर हो गया सर। उसके बाद सर और मान लो एक्चुअल में जब आप मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मान लो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में ऐसे गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक्चुअल पाथ बता सकती है, एक्चुअली थोड़ा ना पाथ बताती है। जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट ऐसे गया, तो मान लो ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। तो सर मेरे को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक्चुअल पाथ के बारे में नहीं बताती कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है। देखो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो सर मेरे को ये क्लियर हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल पाथ के बारे में नहीं बताती। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये भी इसको लिख लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट never give information about actual क्या होगा, पाथ होगा, कि भाई एक्चुअल पाथ क्या है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है हमेशा बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड क्या होता है, फाइनल पोजीशन होता है। ठीक है, तो सर ये बातें तो मेरे को क्लियर हो गई। तो यहां से मान लो ये बातें क्लियर हुई एक, तो एक दूसरी बात एक और समझनी है, ध्यान से देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे मान लो अगली प्रॉपर्टी भी है, वो भी लिख देता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मान लो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, दूसरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तो बड़ा होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, मान लो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ उल्टा भी लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो दोनों बातें क्या है, सही है। तो मान लो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा, ध्यान से देखो, या उसके क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। ठीक है, तो सर यहाँ से दो बातें क्लियर होती हैं। अगर इसकी रेशियो बनाए, मेरे को पता है कि भाई इनइक्वालिटी आपने शायद पढ़ ही लिया होगा मैथ्स में, तो डिस्टेंस, तो ये इधर क्या है,
इधर आ जाएगा ना, ये इधर मान लो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जेईई वगैरह नीट वगैरह में पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो जो होगी वो 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी, या 1 से छोटी होगी, या 0 से छोटी होगी, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से उल्टा बन जाता है, देखो ध्यान से, इधर डिवाइड करोगे तो उल्टा भी सही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख दें तो नीचे क्या लिख दें, डिस्टेंस लिख दें, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट या जेईई वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये आपके क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट केस, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्या थी, प्रॉपर्टीज थे डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस के। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मुझे थोड़ा फर्क महसूस हुआ कि भाई दोनों में क्या एक्चुअल में क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, तो चलो इसमें एक बात और समझनी है, वो इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्योंकि आगे मैंने आपको जब स्पीड वेलोसिटी पढ़ानी है फिर आपको फिर से दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहां से आ गया, मान लो कैसे आया। तो चलो वो भी देख लेते हैं साथ में, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके, जो क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बढ़िया बढ़िया क्या है क्वेश्चन है। तो चलो लिखो जल्दी जल्दी कि भाई क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि भाई मान लो कि भाई यह आपका ऑब्जेक्ट है ए, तो मान लो यहां से मान लो ऑब्जर्वर मैंने क्या बनाया यहाँ पे, है ना सर, मुझे पता है कि भाई हमेशा कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। पहले तो मैं यहाँ पर ही बना रहा था, अब मैंने ऑब्जर्वर का बनाया, यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो ये यहाँ से मूव किया, कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच गया ना, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुंच गया, तो सर मेरे को पता है कि ए कहां पर पहुंचा, बी पर पहुंचा, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। तो मान लो कि भाई मैं दे देता हूं, मान लो इसकी वैल्यू आपको दी है 3 मीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आपको दिया है 10 मीटर का दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो मान लो कि ये केस है एक, तो मैं पूछूं कि आपका डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू मेरे को निकाल के बताओ। तो सर मेरे को पता है कि डिस्टेंस का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो एक्चुअल पाथ उसने क्या किया है, कवर किया है। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कौन सा पाथ कवर किया है, सर यही किया है। तो मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू तो मेरे को पता नहीं, कैसे निकालूं, सर मेरे को पता है कि टोटल वैल्यू पता है मेरे को। देखो यहां से यहां तक के टोटल वैल्यू पता है, यहां से यहां तक की आपको वैल्यू पता है, तो मेरे को पता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने उसमें से 700 खर्च लिए, आपके पास कितने रह गए? तो सर ये तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, 300 ही रह जाएंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, टोटल वैल्यू आपके पास कितनी थी, 10 मीटर, आपने ये वाली कितनी कर दी, 3 मीटर, तो ये कितनी बची? तो सर टोटल में से ये माइनस ही तो करना है, जैसे 1000 में से 700 माइनस किए 300 आया, तो टोटल में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो यही बचेगी। तो सिंपल सी बात है, ये कितना होगा आपका डिस्टेंस, 7 मीटर का डिस्टेंस होगा, या यहाँ पे लिख लो 10 - 3 7 मीटर का क्या होगा डिस्टेंस। तो मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच जब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। सिंपल सी बात आपने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वही शॉर्टेस्ट क्या होता है, पाथ होता है। तो सर ये यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो मान लो डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, 10 माइनस क्या होगा 3, वो भी क्या होगा 7 क्या होगा मीटर होगा। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आया कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। तो ध्यान से देखो, मैंने तो आपको दिया था कि ये इसका मतलब होता है कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई ऑब्जेक्ट दूर हो उसको कहते हैं कि भाई पोजीशन है ना। पोजीशन क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो यहाँ पर मैं जनरली भी तो लिख सकता था, जनरली क्या लिख सकता था, मान लो x1, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x1। तो जब अगर मैं टोटल आपको दे देता इन दोनों के, मतलब ओरिजिन से इसका जो मान लो B पॉइंट का डिस्टेंस है वो x2 है, तो सिंपल सी बात है सर ये क्या हो जाना था, ये हो जाना था मान लो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस करने थे, x2 माइनस क्या हो जाना था, x1 हो जाना था। तो सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर जनरल लिखना चाहते तो जनरल क्या होना था, x2 माइनस x1 आपका क्या होना था, डिस्टेंस होना था। तो सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस ये होना था ना, सेम ही बात है, सेम मतलब डिस्टेंस भी वही है, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होनी थी, ये होनी थी। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है, डिस्टेंस को लिखा जाता है x2 माइनस x1 यहाँ पे। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डेल्टा x भी लिखा जाता है, इसको भी डेल्टा x या सिंपल dx भी लिखा जाता है। तो इसे ये तो चलो ठीक है, d मान लो डिफरेंशिएशन होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मतलब अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में
आपको डिफरेंशिएशन की क्या समझाऊंगा, बात समझाऊंगा। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई जब भी तो इसको मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब x2 माइनस x1 हुआ, तो x2 माइनस x1 क्या हुआ एक्चुअल में, ये पोजीशन ही तो है, ओरिजिन से पोजीशन, तो ये पोजीशन मतलब पोजीशन का क्या है आपका डिफरेंस है ना, चेंज इन क्या है पोजीशन, ये कितनी पोजीशन क्या की चेंज की, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी पोजीशन क्या की चेंज, उसे भी हम डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इसका मतलब चेंज इन क्या होगा आपका पोजीशन होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो साइड में, चेंज इन क्या हो गया पोजीशन, तो सर चेंज इन पोजीशन को भी हम डिस्टेंस कहते हैं, या चेंज इन क्या है पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब कहते हैं, तो ये देख लो, ये मान लो कौन सा मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो सर हम चैप्टर भी तो स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई इस जो मान लो आप चैप्टर पढ़ रहे हो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर में होगा तो फिर वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसकी क्या दिक्कत है, ये दोनों मतलब मैग्नीट्यूड, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है ना, जैसे इसकी 7 और 7 आई थी, ये एक्चुअल में वैल्यू है। अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में पूछता, तो वेक्टर की टर्म में सर क्या लिखते हैं, इसके ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं, उसको वेक्टर कहते हैं। तो x2 वेक्टर माइनस क्या होना था, x1 वेक्टर। चलो उसकी बात तो अभी नहीं करते, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं कि भाई वैल्यू की टर्म में। तो सर मेरे को समझ आया कि जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें मान लो जब भी पोजीशन चेंज करेगी, पोजीशन चेंज मतलब ओरिजिन से मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रही है, उन दोनों की पोजीशन के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। कहां, मान लो जब स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। तो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बहुत जगह पर क्या करूंगा, यूज करूंगा। जब मैं आगे आपको वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, उसमें सब में ये चीज क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो लिख लो कि जब भी कभी स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन है ना, इन वन डायरेक्शन हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन द, मान लो क्या कह सकते हो कि भाई क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही इन दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब एक्चुअल में मान लो दूसरे मोशन में नहीं, अगर टू डायमेंशनल मोशन होगा, मान लो टू डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखेंगे बट डिस्टेंस वहां पे वैसे नहीं लिखा जा सकता। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ये बात याद रखनी है। मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मान लो x2 माइनस क्या लिखा जा सकता है, x1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो अगर मान लो कोई और मोशन होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखेंगे वेक्टर में, तो डिस्टेंस को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये बात तो सर क्लियर हो गई कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कि भाई कैसे लिखा जा सकता है। ये बात याद रखना कि भाई डिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई और भी हो, उसमें क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, x2 माइनस x1। तो उसको वेक्टर में लिखना हो तो x2 वेक्टर माइनस क्या होगा, x1 क्या होगा, वेक्टर होगा। तो सर इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स भी पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है सर, इसको डेल्टा पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, डी होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का साइन होता है। वैसे ये दोनों इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है, वो मैं बाद में आपको जब अगली वीडियो होगी उसमें समझाऊंगा कि क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई कि भाई कैसे कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, कैसे वन डायमेंशन में लिखा जा सकता है, ये आपकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। हम तो वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ रहे हैं, तो वन डायमेंशनल में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो सर बातें क्लियर हुई सारी। तो चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे लिखते हैं वन डायमेंशन में। मान लो कैसे, मान लो डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है, तो ये बातें तो सर मेरे को क्लियर होगी। ठीक है, तो उसके बाद मान लो आपके कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो और मान लो कि भाई आप इसे एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्कल ही बना देता हूं। मान लो एक सर्कल दिया है, ठीक है, सर्कुलर क्वेश्चन ही आपके इसके बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मान लो ये पोजीशन को ए का है, ये पोजीशन को बी का है, ये पोजीशन को सी का है, इसको डी का है। ठीक है, तो मार्को बताओ, मान लो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ए टू बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बी टू सी, ए टू
A to C हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है A2 क्या हो गया डे। मान लो चौथा क्वेश्चन है, मान लो A2 क्या हो गया आपका, मान लो A2 नहीं वन रोटेशन, वन रोटेशन हो गया। तो बताओ कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया है, सर्कुलर पाथ दिया है, इसमें आपको दोनों चीजें निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, वो जब एक रोटेशन होगा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलो मैं निकाल के बताता हूं। तो सर मेरे को पता है कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन डिस्टेंस निकालना है, कहां तक का, मान लो ए टू बी मतलब सर यहां से यहां तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सर मेरे को पता है कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल ड्रॉ करता है ना, पूरा सर्कल मूव करता है, तो पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस मूव करता है, पेरीमीटर। तो ये बार बार वाला हिस्सा पेरीमीटर ही तो होता है। तो सर सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r। तो मेरे को पता है कि भाई 2 पाई r का कितना हिस्सा उसने ट्रेवल किया, पूरा करता तो 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करना था, इसने कितना किया सर, इतना ही किया। तो ये तो चौथा हिस्सा है ना, अगर आप तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 हिस्से ही तो हैं सर्कल के, तो सर चौथा हिस्सा है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, कितना डिस्टेंस उसने क्या किया होगा, ट्रेवल किया होगा। तो ध्यान से देखो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब इसके क्या लिख सकते हैं, π/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, r। तो ध्यान से देखो कि भाई यहां से एक बात आपको समझ आ रही होगी, तो जो डिस्टेंस होता है, मान लो जब भी कभी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आए, डिस्टेंस का एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान से देखो r का मतलब इसका सर रेडियस होगा, है ना, r का मतलब रेडियस, तो π/2 सर इसका एंगल π/2 ही तो था सेंटर पे। तो इसका मतलब जो आर्क है, जितना एंगल सेंटर पे बना रही है, उसको अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। तो ध्यान से देखो यही बन रहा है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अब मैं इससे कॉल करूंगा, मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भाई ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ क्या होगा, आर्क एट क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर पे जितना आर्क क्या बना रही है, एंगल बना रही है, वो एंगल को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सर ये बात तो डिस्टेंस वाली क्लियर हो गई। डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका भी तो आपको पता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, तो वो कौन सा होता है सर, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो मेरे को पता है कि ए और बी के बीच जो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा ये वाला होगा। तो अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, π/2 भी लिखते हैं, 90 डिग्री भी लिखते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा मैथ्स में। मान लो डिग्री में π/2 होता है और रेडियन में कितना होता है, सॉरी रेडियन में π/2 होता है, डिग्री में कितना होता है 90 डिग्री। ये दोनों चीजें सेम है। तो सर ये तो पाइथागोरस वाला सिस्टम ही बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर ये r होगा तो सर ये भी r ही होगा, दोनों रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। तो मेरे को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है AB, तो सर मेरे को पता है AB का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, r² प्लस क्या होगा, r²। तो AB किसके बराबर होगा सर, √r² और r² 2r² हो गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई AB इज इक्वल टू √2 इंटू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट, पहले √2 इंटू क्या हो गया, r हो गया, जो पहली डिस्प्लेसमेंट का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया यहाँ से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, √ से r² में r बार आ गया, √2 रह गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं कि भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, कैसे उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो देखते हैं सर दूसरा क्वेश्चन क्या है। मान लो दूसरा क्या पूछा है, A to C। तो सर अभी आपने बताया कि डिस्टेंस को ऐसे ही लिखो सीधा, मान लो फॉर्मूला लिखो। तो डिस्टेंस सर r तो आएगा ही आएगा, थीटा मतलब आर्क ने कितना एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर। तो सर मेरे को पता है A से C मतलब ये है, तो ये पूरी आर्क है, तो पूरी आर्क यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो ये भी आपको पता ही होगा कि भाई सेंटर पे ये पूरी आर्क कितना एंगल बना रही है ये। तो इस एंगल को कितना कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं। तो 180 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, पाई रेडियन के बराबर होता है, ये आपको पता ही होगा ना। पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इंटू क्या हो गया पाई, तो इसका मतलब पाई r, इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर, शॉर्टेस्ट पाथ। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपका पूरा पाथ हो गया, तो शॉर्टेस्ट क्या होता है सर, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से यहां तक, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, r प्लस r कितना होगा सर, 2r की क्या होगा, बराबर होगा। ये दूसरे केस का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दूसरे केस का आंसर भी पता चल गया। तो तीसरा केस लिखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल के बताओ इसमें। तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस। सर डिस्टेंस फिर से मेरे को पता है कि भाई ये वाला पूरा
है ना। आपने बताया कि r इंटू थीटा, तो थीटा कितना है सर, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, अगर 90 तो 90 180 और 90 और ऐड कर दें तो टोटल सर 270 डिग्री बनेगा। तो 270 डिग्री को सर रेडियन में कैसे लिखते हैं, 3 पाई बाई क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ये आपका 270 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो सर रेडियन में लिखें, अगर मान लो डिग्री में दिया हो तो डिग्री लिख सकते हो, वैसे डिग्री में आंसर नहीं दिया होता, रेडियन में दिया होता है, क्योंकि एंगल के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, रेडियन। तो सर मेरे को पता लग गया इसका आंसर कितना होगा, 3 पाई r अपॉन कितना होगा 2। ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो सर ऐसे थोड़ा ना जाएंगे, इनिशियल पोजीशन ये है तो फाइनल तो ये है ना, यहां पर ही आया, यहां से घूम के क्या है यहां पर, तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो कि भाई ये फिर से क्या है आपका r ही तो है। मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है r, सर रेडियस है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा r, दोनों r है। तो सर ये अभी आपने निकाल के बताया ये वाला यही तो होगा, r² प्लस r², तो उसका अंडर रूट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर, √2 इंटू क्या होगा, r होगा। ठीक है, तो ये सर आपका जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको चौथा क्वेश्चन पूछता है तो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर फिर से बताया r थीटा, r इंटू थीटा कितना है, तो सर पूरा सर्कल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा पूरा रोटेशन, पूरे रोटेशन का थीटा, तो सर पूरा मान लो जब घूमेंगे तो कितना एंगल होता है सेंटर पे, 2 पाई रेडियन है ना, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई r, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया सर, 2 पाई r हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सर अभी आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो सर जब इनिशियल पोजीशन यही है तो जब घूम के यहाँ पर ही आ गया उसकी फाइनल पोजीशन भी तो यही होगी, और इनिशियल और फाइनल अगर सेम हो गई तो फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। मान लो अगले क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। तो ऐसे ही आपका क्या है, सारे क्वेश्चन क्या हो गए क्लियर हो गए होंगे कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कैसे निकालते हैं, ये उस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं मैं। ठीक है, इसी टाइप का, मान लो इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग होगा। बाकी मैंने 3-4 क्वेश्चन एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, वहां से भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी लिखो। मान लो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी, आपका क्या है क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी पढ़ो फिर देखो कि भाई क्या क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बॉडी कवर से सर्कुलर पाथ इन 20 सेकंड। मान लो एक बॉडी है जो पूरा सर्कुलर पाथ जो है वो कितने सेकंड में कवर करती है, 20 सेकंड में। पूरा सर्कल जो है वो किसमें, 20 सेकंड में पूरा करती है। तो बताओ कि भाई 70 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस और क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी, कवर करेगी। तो सर मेरे को पता है कि भाई मेरे को क्वेश्चन कैसे निकालना है। मेरे को एक बात पता है कि जब भी ये पूरा घूमती है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 पाई r करती है। तो अभी तो आपने बताया कि भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, मान लो क्या, मान लो r इंटू क्या होता है थीटा। तो सर r इसका क्या है, मान लो रेडियस, मान लो r इसका बड़ा रेडियस मान लेते हैं। तो पूरा एंगल कितना घूमती है सेंटर पर, तो सर अभी आपने बताया कि कोई पूरा एंगल 360 डिग्री 2 पाई r होता है, 2 पाई होता है। तो भी सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, मान लो 2 पाई r। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लाते हैं कि भाई 20 सेकंड द डिस्टेंस मूव, है ना, इन 20 सेकंड द डिस्टेंस मूव। तो सर कितना डिस्टेंस मूव किया 20 सेकंड में, पूरा रोटेशन। तो पूरे रोटेशन में ये डिस्टेंस कवर करता है, तो इसका मतलब कितना हो गया 2 पाई r। तो मान लो आपको पूछा जाए 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, तो सर ये तो यूनिटरी मेथड है। अगर 20 से ये वाली वैल्यू छोटी हो तो ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो जाती है। तो सर कितने में पूछा है, 70 सेकंड में। तो सर 70 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो मेरे को पता है सर 2 पाई r अपॉन 20 इंटू क्या हो गया सर 70 हो गया। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो काट लो, जो जो कटता है, 0 से 0 गया, पाई से पाई, 2 से 2 गया, तो सर 7 पाई r आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। 70 सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मान लो आपका 7 पाई r आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सर डिस्टेंस तो आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, है ना। मान लो 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, मान लो a है तो ये मान लो a पोजीशन है ना, एक चक्कर पूरा किया 20 सेकंड में। अगर 20 और जोड़े, है ना,
दूसरा चक्कर पूरा करेगा 40 सेकंड में, तीसरा चक्कर पूरा करेगा 60 सेकंड में। तो सर 60 सेकंड में तो वो 3 चक्कर पूरे करेगा, तो 60 सेकंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही है, तो भी सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। उसके बाद सर 10 सेकंड रह गए, मतलब 70 तक निकालना 10 सेकंड, तो 10 सेकंड 20 में पूरा करता है, तो 10 सेकंड में तो सर आधा ही डिस्टेंस करेगा, तो इसका मतलब अगले 10 सेकंड में वो कहां तक पहुंचेगा सर, मतलब हाफ सर्कल क्या करेगा, कवर करेगा ना। 60 सेकंड में तो वो 3 सर्कल पूरे कंप्लीट किए, तो पूरे कंप्लीट सर्कल में सर जो डिस्प्लेसमेंट होगी 3 सर्कल में वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि भाई 3 सर्कल में वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेम, और अगले 10 सेकंड में अगर 20 में पूरा सर्कल करता है तो अगले 10 सेकंड में कितना करेगा, क्योंकि 60 के बाद कितने रह गए, 10 ही रह गए, तो 10 सेकंड में हाफ सर्कल करेगा, तो सर इसका रेडियस r है। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ा ना पूछा है मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर छोटा पाथ होता है, मान लो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इन दोनों के बीच में छोटा पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, r ये है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ना, डिस्प्लेसमेंट 70 सेकंड में कितनी होगी सर, मान लो 2r की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगली टाइप का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गया, अगली टाइप का क्वेश्चन कैसे इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो इसको उतार लो, एक क्वेश्चन में छोटा सा और करवा देता हूं, मान लो वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे वो 2 मेथड से किया जा सकता है, बट मैं आपको एक ही मेथड समझाता हूं, एक वेक्टर मेथड है, तो वेक्टर मेथड जो होगा वो मैं आपको वेक्टर में समझाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस वाले, मान लो पुश क्वेश्चन, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के बिहाफ पे भी हम कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर में भी आपको मैं डिस्टेंस के नहीं डिस्प्लेसमेंट के क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें पोजीशन वेक्टर की टर्म में, या मान लो जो वाला मैं अब बोल रहा हूं वे अलग इस टाइप का क्वेश्चन भी उसमें करवा दूंगा। बट अब मान लो हम वेक्टर वाले मेथड से नहीं करेंगे, हम साइन लॉ से करेंगे। तो सर वो कौन सा होता है साइन लॉ, वो मैं आपको बता देता हूं कि साइन लॉ क्या होता है, बस उसके बाद आपने उसको याद रखना है। वो भी हम प्रूफ जो होगा वो हम कहां पे करेंगे, वेक्टर में। वेक्टर में मैं आपको साइन लॉ भी प्रूफ करके बताऊंगा, तो बाकी वेक्टर लॉ तो वहां पे पढ़ना ही है, वहां पे समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो मान लो थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, वो भी सीधा सीधा ही क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लो एक आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, मान लो रोटेशन है, मान लो ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस आपको दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो मान लो वो वहां से क्या गया, यहाँ पे गया। ठीक है, तो यहां से यहां पर गया, तो भी सिंपल सी बात है। चलो आप अगर मान लो रेडियस 4 मीटर नहीं मारना, आप जनरल कर लो। ठीक है, तो आपका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। तो सर इधर से इधर गया, तो उसने बोला कि भाई इधर से इधर उसने कितना एंगल रोटेट किया है, मान लो इधर से इधर गया। ठीक है, तो कितना एंगल रोटेट किया है, मान लो 120 डिग्री का एंगल क्या किया, रोटेट किया है ए से बी तक। वो बताओ कि भाई इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट वो क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है कि भाई कितनी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उसका क्या है कि भाई वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है, अगर डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस तो आपने बता ही दिया है, r इंटू क्या होगा सर, एंगल होगा, तो r इंटू एंगल कर देते तो वो तो सिंपल ही है। डिस्टेंस तो मेरे को पता है ना, तो डिस्टेंस तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस क्या होता है सर, r इंटू क्या होता है, थीटा। तो थीटा को अगर रेडियन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं सर, इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लो पाई 180 होता है, तो इसका मतलब पाई बाय आपका क्या होगा 3, 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब 3 मान लो 120 डिग्री लिखना है ना, हाँ पाई बाय 3 कितना हो गया सर 60 डिग्री, और 60 गुना कितना हो गया 120। तो सर मेरे को पता है कि भाई इसका आंसर कितना होगा, r इंटू 2 पाई बाय 3। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो सर डिस्टेंस ये निकल गया। उसके बाद आपने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, तो सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये वाला पाथ। तो सर जब 90 डिग्री होता था वहां तो पाइथागोरस लगा रहे थे, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर एंगल क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जेईई में पूछे जाते हैं, मान लो नीट में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई इसने इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट क्या की है, कवर की है, उसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सर मेरे को पता है कि भाई ये वाला r है, तो ये वाला भी क्या होगा, r ही होगा, है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, एक साइन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, साइन लो लगाऊंगा। तो साइन लो क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरे को पता है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो सर ये मान लो टोटल एंगल 3 एंगल बन रहे हैं, देखो ये, तो सर ये 120 डिग्री है, तो ये वाले 2 एंगल क्या होंगे, कितने होंगे, तो सर वो क्या होंगे, ध्यान से देखना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर 2 साइडें बराबर हो तो मुझे पता है कि उनके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है, ये वाला और ये वाला एंगल, मान लो साइडें बराबर है, तो साइडों का सामने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है सर, बराबर होता है। ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये 120 डिग्री है, तो फिर ये वाले कितने रह गए होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, मान लो 180 डिग्री, तो 120 ये है, और इन दोनों का सम कितना होगा सर, मान लो 60 डिग्री, और मान लो क्या एंगल
एंगल है ए प्लस मान लो बी मान लेते हैं, तो सर मेरे को पता है ए और बी दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब 2a ना, बी को भी हम क्या लिख सकते हैं a, और 2a किसके बराबर 60 डिग्री, और a किसके बराबर होगा 30 डिग्री के क्या होगा बराबर होगा। तो ये दोनों का सम 60 डिग्री के बराबर होना था, तो दोनों बराबर ही होंगे, तो बराबर होंगे तो इसका मतलब दोनों का सम कितना हो गया 30 डिग्री क्या हो गया, मतलब सम नहीं दोनों अलग अलग कितने हो गए 30 डिग्री हो गए। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। तो चलो सर ये भी बात क्लियर हो गई। अब साइन लो समझाओ कि भाई साइन लो क्या होता है। तो साइन लो याद रखना है कि जब भी आप मान लो साइन लो लिखें, जो मान लो ये वाली साइड है जैसे ओ, मान लो ओ ए साइड है, ओ ए अपॉन क्या होगा साइन ऑफ एंगल जो इसके ऑपोजिट है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, ये वाली साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा डिवाइड बाय मान लो ये वाली साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। तो क्या बोल रहे हो सर एक बार लिख के बता दो। मान लो क्या होता है साइन लो, मान लो साइन लो होता है ए बी साइड कौन सी है सर, ये इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है सर साइन 120, इसको क्या लिखना है साइन 120। उसके बाद सर दूसरी साइड मान लो ओ ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला, तो इसका मतलब ए बी सॉरी ओ ए अपॉन क्या हो गया सर साइन 30 डिग्री हो गया। उसके बाद सर अगला एंगल कौन सा होता है, मान लो ओ ए अपॉन क्या हो गया आपका ना ओ ए ये वाला एंगल हो गया। तो उसके बाद सर अगला कौन सा रह गया ए बी, ओ बी के ऑपोजिट कौन सा है वो भी 30 डिग्री है। तो सर ओ बी साइन क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो सर हम ये दो तो ले नहीं सकते क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ओ ए भी रेडियस है ना, ओ बी भी आपका रेडियस है, तो ये तो कट जाएंगे। तो फिर हम दोनों को क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। तो ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या, ए बी तो है, ए बी डिस्प्लेसमेंट है, तो ए बी यहां से निकल जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कर लो, तो लिखो ए बी अपॉन कितना हो गया साइन 120 इज इक्वल टू कितना हो गया ओ ए अपॉन कितना हो गया साइन 30 डिग्री। तो सर ए बी तो निकालना है, तो ए बी किसके बराबर ओ ए अपॉन क्या हो गया साइन 30 इंटू कितना हो गया साइन 120 डिग्री हो गया। तो सर ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया ओ ए मेरे को कितना दिया सर आर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर, तो आपको वैल्यू भी दी हो सकती है जहाँ पे है ना। तो मान लो यहाँ पे मैं जनरल कर रहा हूँ आर दिया है, तो सिंपल सी बात है साइन 30 तो मेरे को पता होता है सर 1 बाई कितना होता है 2 होता है, साइन मान लो 120 डिग्री, तो आप ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी होगी, तो साइन 120 सर कितना होता है साइन मान लो 180 माइनस क्या होता है 60 120 डिग्री। तो मेरे को पता सर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो सेकंड इसको उल्टा देंगे तो ये 2r बन जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर मान लो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री होगा। तो सर साइन 60 जो होता है वो किसके बराबर होता है 2r इंटू कितना हो गया √3/2, तो इसका मतलब ये इससे कट गया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया √3 क्या हो गया आपका r हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल गई डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहते हैं मान लो साइन लो से मैंने क्या किया इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप साइन लो से भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला वेक्टर मान लो सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। वो वाला मान लो जो लो होगा मान लो वेक्टर वाला वेक्टर जो मान लो आपको लो है वो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे भी करवा दूंगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर कर दूंगा। आप इस तरीके से समझ लो कि इस तरीके से मैंने कैसे क्या किया क्वेश्चन किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वहां से भी कर सकते हो। तो वैसा तरीका क्या होता है सर मान लो वो कोई एक्सप्लेन कर दो, उसके लिए वैसे तो फॉर्मूला ड्राइव होता है बट वो फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वहां से क्या बनता है ये बनता था आपका ए बी इज इक्वल टू क्या होता है मान लो डिस्प्लेसमेंट, मान लो जब आपको एंगल दिया हो उसके उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर आएगी ये फॉर्मूले के क्या आएगी बराबर। तो सर ये फॉर्मूले के बराबर आएगी, तो यहां से निकालते हो तो ए बी मान लो 2r साइन कितना सर θ/2, तो साइन सर आपको कितना दिया थीटा का मतलब है जो एंगल आपको दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपका वेक्टर एडिशन से आया। अभी मैं नहीं समझा रहा क्योंकि आपने वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा होगा, कईयों ने पढ़ा होगा तो ठीक है शायद उनको पता हो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से ये फॉर्मूला आया, मैं ये फॉर्मूला आपको वहां पे ट्राई करके बताऊंगा कि कैसे आया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भाई ये इसके बराबर हो गया, तो सिंपल सी बात है कि 120 अपॉन कितना हो गया 2 इसका मतलब 60 डिग्री हो गया। तो सर साइन 60 जो होता है वो किसके बराबर r इंटू साइन 60, तो साइन 60 किसके बराबर होता है मान लो सर अभी आपने बताया कि भाई √3/2 और इसके साथ ये कटा तो ए बी की वैल्यू क्या होती है √3 क्या होती है r। तो देखो ए बी की वैल्यू यहाँ पर भी यही आई यहाँ पर भी यही है, ठीक है। तो ये साइन लो होता है, इसे साइन लो कहते हैं। ये मेथड मान लो कैसे आया ये याद मान लो वहां पे समझाऊंगा, बस आपको याद रखना है। अगर मान लो फॉर्मूले से करना है तो ये याद रख लो, ये फॉर्मूला क्या कर लेना याद कर लेना। तो ऐसे टाइप के जब भी एंगल 90 डिग्री से अलग एंगल दिया हो हम ये फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मान लो ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग या फिर साइन लो के लगा के उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको आसान लगा होगा आप वह तरीके से कर लेना, इसकी डेरिवेशन मैं उसमें समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।